लड़कियां कुछ सेंटर पे पेंसिल ले गई, पेंसिल तो अलाउड था नहीं, पेन ले जाना था, एडमिट कार्ड लेना था, है कि नहीं भाइयों। आयोग चेयरमैन कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गया, ठीक है, स्टूडेंट के रूप में, उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज दिया, मोबाइल तो अलाउड ही नहीं था। इसका जवाब तो सर आपको देना होगा। को लगता है कि पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जहां बच्चा ये कह रहा है कि सर हमको टफ पेपर दो। उनका कहने का मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार है, अगर पेपर सरल आया तो उसे हल करने में क्या दिक्कत है, आप बेहतर हल कर सकते हो क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है। हम लोगों में से बहुत 50% स्टूडेंट अभी सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं 22 तारीख को। कहीं से भी किसी भी तरीके की अनियमितता की बात नहीं आई है। सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बीएसएससी ने करवाया, वो अच्छे तरीके से करवाया और बीपीएससी पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। सर जो 12,000 बच्चे जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तो पैटर्न अच्छे से पता है कि 13 दिसंबर को जैसा भी आया था 1 लाइनर क्वेश्चन, और 20 दिन बहुत सफिशिएंट होता है उस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया और 20,000 और 20,000 या 22,000 सीट है मेंस के लिए, ठीक है सर। तो अगर 12,000 बच्चे में से 10,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उस मेंस में, तो फिर बाकी 3 लाख 3.5 लाख बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी सर। आयोग का एलिगेशन हमेशा से रहा कि हम 12,000 बच्चों के लिए 3,87,000 बच्चों के साथ क्यों भेदभाव करें, उनको क्यों परेशान करें। तो आयोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पोल करवा ले अपना वेबसाइट पे। अगर बच्चा लोग अधिक पोल नहीं किया री एग्ज़ाम के लिए तो वो ना ले। चेयरमैन साहब ने कहा था कि इस क्वेश्चन का सील कोई फाड़ देगा तो हम समझ लेंगे, उनके सामने में हल्का सा फोर्स लगा के फाड़ दिया गया और जल्दी वो बोले कैमरा ऑफ करो और वो रूम में वो पन्नी को फेंकवा दिए। वो वीडियो वायरल हो गया सर। एक एग्ज़ाम है, कुछ आरोप हैं, एक तंबू नुमा जगह है, कुछ लोग सो चुके हैं, जो उनके पास कंबल या चादर की व्यवस्था थी उसे ओढ़ के सो चुके हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में भी नींद नहीं है। हालांकि ये पहली रात नहीं, ऐसी कई रातें पहले गुजर चुकी हैं। हम लोग दिन में आए थे बीपीएससी का प्रोटेस्ट कवर करने, तो हमें उत्सुकता थी कि ये जानने की कि इनकी रात कैसी गुजरती है। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम घटना जो प्रदर्शन स्थल है गर्दनी बाग पटना का, वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बीते कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे आमरण अनशन पे कुछ छात्र बैठे थे, 7 लोग बैठे थे, 6 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, एक अभी छात्र यहाँ पर है, उनसे हमने बात भी करी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनकी रात बीत कैसे रही है, जो कंबल इन्हें मुहैया कराए गए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो खाना बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, कुछ खाना भी आया इनके लिए, तो वो कौन भिजवा रहा है, कैसे व्यवस्था, कैसे ये पूरा आंदोलन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश है। तो क्या नाम है भाई? विक्की कुमार। अभी आप लोग मंजीरा बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, खुद को मोटिवेट करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए जो यहाँ लोग हैं सब एक दूसरे का साथ बनाए रखने के लिए, एक दूसरे को पंप अप करते रहने के लिए, सबका कॉन्फिडेंस बना रहे, सबका जोश बरकरार रहे। तो आप लोग रात में सोते नहीं हो? सोते हैं, 1 आध घंटा सो लेते हैं, जब थक जाते हैं कब नींद लग जाता पता नहीं। तो ऐसे तो नींद आती नहीं है, मतलब इतना अच्छा बिस्तर है, देख ही रहे हैं। उस बिस्तर पे आज आपको भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हम लोग के साथ साथ। क्या नाम है भाई? शुभम। आप कब से हो इस प्रोटेस्ट में शामिल? हम लोग पहले दिन से हैं, 18 तारीख से, और अभी तक टिके हुए। रातों में कुछ बदलाव हुआ, ये पहली रात जैसी थी वैसी अभी? नहीं, थोड़ी भीड़ बढ़ती गई है, मज़ा आते रहा है। मज़ा आ रहा है मतलब? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। एक शेर है जो अतुल सर के परमार सर के लिए है, जो अभी चेयरमैन है, कि बीपीएससी ये ऐसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए ये जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। क्या नाम है? रितेश। कुछ जोड़ेंगे इसमें? जोड़ना यही चाहूँगा, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, री एग्ज़ाम तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ में जो व्यवस्था बन रही है इससे आने वाली पीढ़ी कितनी क्षतिग्रस्त होगी उन पे सवाल है। आज आप जो कर रहे हैं परमार साहब, अध्यक्ष पोस्ट पे आप हैं, कोई भी रहेगा उस पोस्ट पे वो अपना काम करेंगे, लेकिन आपने जो काम किया है इससे आने वाले जो बिहार की आगामी पीढ़ी है उन पे क्या बीतेगा ये वो भी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो है बुद्धिमत्ता उनकी खो चुकी है, जो उनके अंदर बुद्धि है वो खो चुकी है। अगर आप जो है ऐसे लेवल गिरा करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आने वाले प्रशासन को कैसे चलाएंगे। उनसे ये सवाल है कि जब लेवल उठता जा रहा है हर एक स्टेट का क्वेश्चन का, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ और बैक होते जा रहा है, जबकि 60 बात हुई थी आज ही, एक अधिकारी हैं आयोग में, उनसे बात हुई थी, तो मैंने ये पूछा था कि छात्र तो बार बार कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पेपर का लेवल इतना हल्का क्यों सेट किया गया, तो उन्होंने कहा अगर लेवल हल्का है तो वो क्लियर कर ले, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर
लेवल जब आपका माइंडसेट होता है कि आप अपर लेवल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए, जो प्रशासनिक सेवा में काम आने वाले हैं, जिसको आप जिस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या उस लेवल का जो है आपका अभी है संरचना, जो आपका जो है प्रशासनिक स्तर है उस लेवल पे जो बात करेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे, आप ही के लिए आए। प्रशासनिक लेवल पे जो समस्याएं हैं, क्या उस लेवल पे सॉल्व हो सकती है जो आपने लेवल पूछा है? नहीं, मतलब आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की सब्जेक्टिव तैयारी थी और एग्ज़ाम बड़ा ऑब्जेक्टिव आया, ये कहना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव ही है। और क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में पैटर्न सर जीएस है तो पैटर्न जीएस का ही रहेगा, जो सिलेबस है उसी के अंदर है। लेकिन जो लेवल होता है ना, वन लाइनर क्वेश्चन, ये नहीं होना चाहिए। कोई एनालिसिस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है सर। यूपीएससी को फॉलो करते यूपी पीसीएस लगभग बराबर में आ चुका है। हमारी बीपीएससी भी पहुंच गई थी 68 और 69 में पहुंच गई थी, 70 में आकर के वो चली गई 56 55 जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भी नीचे चली गई है। क्या कह रहे हो दोस्त? सर मेरा ये कहना है कि सर हमारे चेयरमैन सर ने खुद बोला था पहले ही कि हम इस बार जो है, उनका स्टेटमेंट है सर बाकायदा, कि 69th का जो पेपर था वो बहुत इजी था, इसलिए हम जो पेपर तैयार करेंगे वो उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो सर उनका जो पेपर है अगर ये बहुत अच्छा क्वालिटी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनके अनुसार से ये अच्छा है तो इससे बुरा क्या पेपर हो सकता है। दूसरी बात सर, ये अंदाज हम लोग को लगता है कि पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ बच्चा ये कह रहा है कि सर हमको टफ पेपर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर, आप जो पेपर दे रहे हो, आप किस चीज़ का एग्ज़ाम ले रहे हो सर? आप एसडीएम बना रहे हो, डीवाईएसपी बना रहे हो ना, आप एनालिटिकल क्वेश्चन दे रहे हो, आप वन लाइनर दे रहे हो कि बच्चा गया एक किताब रट लिया मनोहर पोथी, उसको पढ़ के बच्चा पास कर गया। वो लोग मनोहर पोथी नहीं पढ़ते हैं आप लोग? सर मनोहर पोथी पढ़ने के लिए वो एग्ज़ाम ही नहीं है सर। क्या मनोहर पोथी पढ़ के जो पूछ रहा हूँ, आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? सर पढ़ते तो सब कुछ है सर, पढ़ते तो सब कुछ A to Z पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सर ने ये बोला था कि 69th का पेपर इजी था और हम उससे हाई स्टैंडर्ड का पेपर देंगे। तो ये अगर उनके हिसाब से 69th के हिसाब से अगर वो हाई स्टैंडर्ड है तो सर वो खुद देख ले कि उनका पेपर 69th का क्या था और ये क्या था। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि सर ने खुद बोल करके पेपर का स्टैंडर्ड इतना डाउन कर दिया। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, हमारे जो मित्र हैं वो हमें ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि क्या यार तुम्हारे यहाँ ऐसे पेपर पास करके तुम एसडीएम डीवाईएसपी बन जा रहे हो। वो हम लोगों को बहुत, जो 69th का पेपर हुआ था सर, ऑल इंडिया लेवल पे एक वो आइकॉन बन गया था। और हमारे बीपीएससी में बच्ची जो है, आपको यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बहुत जगहों से लोग आने लगे थे। उनको लग रहा था कि हाँ यहाँ का पेपर जो एनालिटिकल हो गया है और अप टू द यूपीएससी लेवल को हम लोगों ने टच कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड सडनली ऐसा गिरा दिया, तो वो हमें दो चीज़ें लग रही है सर, या तो कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ा घोटाला है सर। ठीक है, कि मतलब कि आप वन लाइन, मुझे लगता है क्या सर, वनडे एग्ज़ाम जिस तरह का ये लिया गया है, इसके थ्रू डमी कैंडिडेट मेंस लिखे ताकि उनका जो अपना मामला है वो वहाँ सेट कर सके। क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं या जो एनालिटिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, जो आंसर राइटिंग करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लिख चुका है, तो वो अगर उनकी कॉपी लिखाएगी तो उनको तो वो आरटीआई लगा देंगे। अगर वो फेल होते हैं तो वो जान जाएंगे कि मेरे कॉपी में इतना मार्क्स कम क्यों आया। लेकिन डमी कैंडिडेट, मेरा बोलने का मतलब वो है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे का, एसएससी का, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है मेंस की, उनकी कॉपी अगर लिखाती है तो वो तो उस पर क्लेम करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने कैसा लिखा है, बल्कि हो सकता नहीं भी लिखे। दूसरी बात क्या है सर, मेरा एक सवाल है आपसे, सारे लोगों से, जब हम अपने जूनियर को बोलते हैं या किसी को भी बोलते हैं कि आप तैयारी कीजिए किसी भी एग्ज़ाम का, हमारे टीचर्स जो हमको बोलते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उसका ब्लूप्रिंट होता है सर, सिलेबस। दो चीज़, अगर कोई बच्चा 71वीं की तैयारी करेगा तो 70वीं को ब्लूप्रिंट बनाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। हम जो 70 की तैयारी कर रहे थे सर, हमारा ब्लूप्रिंट था 69 का क्वेश्चन, 68 का क्वेश्चन, हम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। लेकिन सडनली इन्होंने क्या किया, गियर चेंज करके वापस ही ग्रुप डी पैटर्न पे या जो भी हो व्हाटएवर, इन्होंने पैटर्न ऐसा चेंज कर दिया जिसके थ्रू हो क्या रहा है सर कि वनडे टैप का जो बच्चा है उसका स्कोर 100+ है, और जो सीरियस सिविल सर्विस का बच्चा है वो 90 के इर्द गिर्द वो है। क्या कह रहे थे भाई? हाँ, एक आपसे आ रहा है, उनसे पूछ, क्या कह रहे हो भाई? सर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार, उन्होंने बजाबता बोला है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है, आप भी देख सकते हैं, कि 5000 शिक्षकों को लगाकर हम क्वेश्चंस सेट करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने बोला था नॉर्मलाइजेशन को लेके, जिस पर 6 तारीख को विवाद हुआ था,
और बजाबते लाठी चार्ज भी हुआ था। मेरा ये हाथ पूरा डैमेज है सर, आप देख सकते हैं। 6 तारीख के पहले नॉर्मलाइजेशन का जो खड़ा किया ड्रामा इन्होंने ही किया, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया था। ये जो अभी जो क्वेश्चंस पे बात हो रहा है बहुत गंभीर मामला है। आप देख लीजिए एनालिटिकल क्वेश्चन जो है उससे ही प्रीलिम्स निकलेगा। जो यूपीएससी लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, ये दे दिए फैक्चुअल क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत डिफरेंस है। फैक्चुअल क्वेश्चन में सर मुख्य नाराजगी है आप लोगों की? नहीं, ये मुख्य नाराजगी नहीं है। मुख्य नाराजगी तो हमारा जो 12,000 जो लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, ये ना चाहते हुए भी हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से चले गए, क्योंकि 12,000 लोगों का। सर 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। समय है आपके पास। आप वीडियो बना रहे हैं क्या? नहीं, बंद कर दीजिए। हाँ प्लीज़ बंद कर दीजिए। 40 लोकसभा क्षेत्र है सर हमारे बिहार में। 4,83,000 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं। आप देख लीजिएगा 12,000 ऑन एवरेज एक लोकसभा क्षेत्र का पड़ेगा। 38 जिला है, 40 लोकसभा क्षेत्र है सर। एक लोकसभा क्षेत्र के बराबर बापू परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम होने वाला है। एक परीक्षा केंद्र में 12,000 से ज़्यादा लोग बैठेंगे। एक लोकसभा क्षेत्र के बराबर अगर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है उनको या तो क्वेश्चन टफ मिलेगा या तो इजी मिलेगा। जब इजी मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए परेशानी, 4 लाख लोगों के लिए परेशानी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ जी, प्लीज़ ऐड करें। बताएं सर, जो 12,000 बच्चे जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तो पैटर्न अच्छे से पता है कि 13 दिसंबर को जैसा भी आया था 1 लाइनर क्वेश्चन, और 20 दिन बहुत सफिशिएंट होता है उस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। और जैसा कि सबको ये बोला गया था कि यूपीएससी के आधार पे क्वेश्चन आने वाला है और क्वेश्चन जो साल भर पढ़ेगा वही निकाल पाएगा ये एग्ज़ाम। तो वो 12,000 बच्चे जो फिर से एग्ज़ाम देंगे उनको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। और दूसरा पॉइंट सर ये है कि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। और 20,000 और 20,000 या 22,000 सीट है मेंस के लिए, ठीक है सर। तो अगर 12,000 बच्चे में से 10,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं उस मेंस में, तो फिर बाकी 3 लाख 3.5 लाख बच्चों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी सर। मतलब अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ तो ये कहने का मतलब है कि अब जो लोग पेपर देंगे उन्हें एग्ज़ाम का पैटर्न पता है और उन्हें एडिशनल जो टाइम इस पर मिल गया 13 से लेकर 4 तक। ये कहने का मतलब है ना आपका? हाँ, और सर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और उनको ये भी पता चल गया कि पैटर्न कैसा होगा। और अगर उनको अगर हार्ड क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो आयोग के चेयरमैन बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला वो उस पर अप्लाई करेंगे। और 12,000 बच्चों का कभी भी री एग्ज़ाम मुझे जैसा पता है कि बीपीएससी अभी तक नहीं ली है, ठीक है। तो ये मौका होगा। हाँ, और ये टेस्टेड फार्मूला भी नहीं है, तो ये 100% श्योर है। अब मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ, तो किसी ना किसी एक के साथ पार्शलिटी ज़रूर होगा, या तो 3.5 लाख बच्चों के साथ या फिर उन 12,000 बच्चों। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बीपीएससी आयोग आपको ये इंश्योर कर दे कि वो कैसे पेपर सेट करेगा जिससे ये तय हो सके कि जिस लेवल का एग्ज़ाम पेपर आप लोगों ने दिया है वही इन 12,000 लोगों को मिले ना, यही कहना चाहते हो? हाँ, मेन पॉइंट यही है कि सबका क्वेश्चन एक ही हो, वो 12,000 का भी और 3.5 लाख जो बच्चे हैं सबका पेपर एक ही हो। एग्जाम कैंसिल करके हम लोग का कहना ये है कि 17वीं बीपीएससी का टोटल कैंसिल करके फिर से एग्जाम करें, री एग्जाम के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। 17वीं बीपीएससी ये विवाद में घिर गया है। आप देखिएगा जब यहाँ पर एग्जाम का शेड्यूल एडमिट कार्ड आने वाला था उस समय से बहुत लोग आंदोलन हम लोग कर रहे थे। बहुत लोग का 80,000 के करीब में फॉर्म पेमेंट नहीं हुआ था। पेमेंट के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन पर हुआ। नॉर्मलाइजेशन के बाद इधर देखिएगा बापू जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर क्वेश्चन लीक होता है, हंगामा होता है। जांच में कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ उपद्रवी छात्र ऐसा किए हैं और उल्टे उन लोग पर केस भी कर दिया जाता है। बताइए ये कहाँ तक अथी है? लोग विरोध। मेरी बात यह है कि जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि आयोग बच्चों को कहे कि अगर पेपर आसान है तो एग्ज़ाम पास करके आओ। भारत में मुझे एक बात बताइए, क्या ये पहली एग्ज़ाम हो रही है? हर बार हर परीक्षा में अलग अलग स्तर पे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे निकल के आते हैं। दूसरी बात, हम लोग रहते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि कोई पीछे ना छूटे। अगर एक के साथ अन्याय हो रहा है इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि बाकी के साथ 99 लोग के साथ न्याय होना जायज़ है। अगर सब न्याय का मतलब ही सबको बराबर का न्याय होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि आयोग है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 67 बीपीएससी में औरंगाबाद में किसी एक सेंटर में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी।
हैं, और वहाँ पे फिर से री एग्ज़ाम हुआ, उसमें नॉर्मलाइजेशन का स्कोर नहीं हुआ। जो कॉमन कट ऑफ दोनों एग्ज़ाम के लिए सेम कट ऑफ था, एक भी बच्चे का सिलेक्शन उनमें नहीं हुआ है, एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। स्टैटिस्टिकली भी ये देखा जाता है लॉ ऑफ एवरेजेस पे कि अगर वहाँ कुछ बच्चे बैठे होंगे 3000, 4000, 5000 जो भी संख्या होगी, कम से कम एक बच्चों का भी तो रिजल्ट वहाँ होना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं ये अभी और भी बात गिरेगा। हाँ, 12,000 सर 3.5 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5 लाख, और जो 12,000 देंगे, क्या आयोग के चेयरमैन या कोई भी जो हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री वो ये बता सकते हैं कि दोनों को इक्वल प्लेटफॉर्म मिल पाएगा? शायद मुझे नहीं लगता है कि इक्वल प्लेटफॉर्म पे ये सवाल वाजिब है। आप क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं आयोग जो है वो खुद को ये सिद्ध कर रही है कि वो खुद योग्य नहीं है, क्योंकि उनका स्पष्टीकरण कहीं भी क्लियर नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को लेके, एग्ज़ाम को लेके कहीं भी स्पष्टीकरण, पहले भी वो क्वेश्चन पे बोल दिए थे। जैसे कि इससे पहले जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी 68, 69, 67 में, उनका क्वेश्चन का स्तर जो था यूपीएससी लेवल, यूपीपीएससी लेवल का था। ये सर आके क्या किए, ये क्वेश्चन का लेवल चपरासी खलासी ग्रुप डी टाइप का कर दिए, इससे उससे भी नीचे कर दिए। और इससे पहले वो स्टेटमेंट दे चुके थे कि आप लोग जो 17वीं की तैयारी कर रही हैं उसमें 40 से 50% आपका क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का होगा। तो हम लोग उस लेवल का तैयारी को मेंटेन करते हुए आगे कर रहे हैं। सबकी मैंने सुनी, बस मेरी एक जिज्ञासा ये है कि जब आप, हाँ आपको भी, आपसे भी जोड़ेंगे, जब आप बड़े लेवल की अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो अगर पेपर सरल आया तो उसको देने में क्या दिक्कत है? ये आयोग की तरफ से कहना है। एक एक करके बताएं, एक एक, हाँ प्लीज़ बताएं। इस पे मैं यही जोड़ना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एक गरिमा होती है। नहीं, वो मैं सब समझ रहा हूँ, एक लाइन में मुझे ये बताइए। हाँ, मुझे एक ही लाइन में बताइएगा। हाँ, इसका मैं सवाल फिर से दोहराए दे रहा हूँ अगर ना समझ में आया हो, कि उनका कहने का मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार है, अगर पेपर सरल आया तो उसे हल करने में क्या दिक्कत है? आप बेहतर हल कर सकते हो क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर है। तो सर जो ये सेकंड पेपर लेंगे तो पेपर तो वही वन लाइनर रहेगा सर। तो वो हमारे में पेपर में आया था कि पटना का तख्त हर मंदिर कहाँ है सर, सोनपुर मेला जो पटना सोन और गंगा किनारे, अगला बार आएगा सर पंचवर्षीय योजना में कितना साल होता है सर, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल हो गया सर। वो 3 दिन का सर 24 घंटा का टाइम दीजिए सर, एक किताब उठाएंगे सर, आपका सारा डिटा निकल जाएगा सर वहाँ से। एक लाइन सपोज अगर सपोज एक एग्जांपल से हम कहना चाहेंगे, सपोज हाँ एरोप्लेन चलाना है पायलट के लिए, आप कहिएगा कि एरोप्लेन तो चलाना है, आप क्या दिक्कत है, बाइक तो चलाते हैं। अरे भाई बाइक तो चलाने आता है, सब तो बाइक चलाएगा, उसके बाद एरोप्लेन आप उड़ा सकते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? आप ये देखिए, सबका एक लेवल होता है, आप किस लेवल का ऐसे करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इससे अधिक बिहार पुलिस का एक क्वेश्चन टफ आता है। 12,000 बच्चों का मैं बिल्कुल हम एक एक सेक्शन पे बात कर लें, पहले मैं आप पे बात आऊँगा। मैं पहले इसमें कोई सवाल जोड़ना चाहता है कोई अपना, इससे इतर री एग्ज़ाम और सवाल के लिए पैटर्न पे इसको छोड़ के कुछ और जोड़ना चाहता है? हाँ जोड़िए, इससे इतर हो कुछ तो। आयोग का एलिगेशन हमेशा से रहा कि हम 12,000 बच्चों के लिए 3,87,000 बच्चों के साथ क्यों भेदभाव करें, उनको क्यों परेशान करें। तो आयोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पोल करवा ले अपना वेबसाइट पे। अगर बच्चा लोग अधिक पोल नहीं किया री एग्ज़ाम के लिए तो वो ना ले। आप मानते हैं मतलब हाँ आराम सबसे बात। बीपीएससी का जो पैटर्न बदला है, 68 के समय ऐसे पेपर ऐड किया गया और सब्जेक्टिव को क्वालिफाइंग करवाया गया। ये डिसीजन बीपीएससी ने कब लिया था? जो 68वीं में बच्चे पीटी क्वालिफाई करके गए थे, मेंस के फॉर्म भरने के वक्त वहाँ पे पोलिंग हुई है, उसके आधार पे फैसला लिया गया है। तो अतुल प्रसाद जी को देखिए, पर्सनली लाइक कोई कर सकते, डिसलाइक कर सकते, लेकिन उनके समय में एक चीज़ बेहतर थी कि वो सब चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंट रखते थे। वो हर एक चीज़ की जानकारी पब्लिक डोमेन में बच्चों से पहले वो खुद ला के देते थे। हमारी जो कुछ भी शंकाएँ होती थी कि परीक्षा कब होगी, अतुल जी प्रसाद के समय में 2 एग्ज़ाम हुई, 68वीं और 69वीं। 30 सितंबर का टाइम दिया, 30 सितंबर को पेपर हुआ। प्रीलिम्स का टाइम था, रिजल्ट टाइम पे आया, मेंस की रिजल्ट टाइम पे आई, मेंस की एग्ज़ाम टाइम पे। इसमें पहला कब 30 सितंबर को होगा, फिर 10 वाले लोग डेट बढ़ाते हैं,
फिर ये 27 ये जो लास्ट टाइम हमारी एग्ज़ाम हुई उसके बाद भी हर चीज़ के बाद बच्चों में एक संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम पता नहीं कैंसिल हो जाएगा कि क्या होगा। है कि वो क्लियरिटी नहीं देता। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की की बात होगी। बात ये दरअसल सवाल सिर्फ ये क्वेश्चन से हटके और भी है, ट्रस्ट का सवाल है। लड़कियां कुछ सेंटर पे पेंसिल ले गई, पेंसिल तो अलाउड था नहीं, पेन ले जाना था, एडमिट कार्ड लेना था, है कि नहीं भाइयों? पेंसिल वो बच्चे ले जाते हैं सर जिनका सेटिंग होता है, पेंसिल की तो जरूरत ही नहीं थी। आयोग चेयरमैन कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गया, ठीक है, स्टूडेंट के रूप में, उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज दिया। मोबाइल तो अलाउड ही नहीं था। इसका जवाब तो सर आपको देना होगा या आपके जो इंचार्ज रहे होंगे उनको देना होगा कि मोबाइल बच्चे ले कैसे गए, जबकि मोबाइल तो अलाउड था नहीं। तीसरा कि स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया गया अधिकारी के बच्चों को खगड़िया में, उसकी सफाई कौन देगी? गया में डीजे पे आंसर सुना गया है सर, डीजे पे आंसर सुना गया है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? चेयरमैन साहब का एक वीडियो है, आप ही लोग मीडिया बंधु उनका इंटरव्यू ले रहे थे। चेयरमैन साहब ने कहा था कि इस क्वेश्चन का सील कोई फाड़ देगा तो हम समझ लेंगे। उनके सामने में हल्का सा फोर्स लगा के फाड़ दिया गया और जल्दी जल्दी वो बोले कैमरा ऑफ करो और वो रूम में वो पन्नी को फेंकवा दिए। वो वीडियो वायरल हो गया है सर। ट्रस्ट का सवाल है सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपकी इतनी बड़ी संस्था पे सवाल उठ रहा है। यूपीएससी के बारे में बताते हैं सर, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 क्वेश्चन पेपर, स्टैंडर्ड कितना मेंटेन रखता है। 38 जिला है सिर्फ बिहार में, 20-22 जिला में एग्जाम होता है, आपसे ढंग से एग्जाम लिया हुआ नहीं होता है सर। अगर आपका इंटेंशन प्योर होगा ना सर, आप मेरे घर आके मेरा एग्जाम ले लीजिएगा, मैं चीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सवाल इंटेंशन का है, आप लेना चाहेंगे तब ना। आप डम्मी कैंडिडेट को घुसा के आपका जो डील हो रहा है आपको तो उसको शिफ्ट करना है। सवाल इसका है सर। सवाल री एग्जाम हम सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं है, ये बात सच है कि क्वेश्चन इजी आएगा टफ आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, आ सकता है, लेकिन फेयर एग्जाम नहीं हुआ है। री एग्जाम इसलिए मांग हो रही है क्योंकि यहाँ ट्रस्ट का बात है, बेईमानी हुआ है सर, सारा सरी बेईमानी हुआ है, चीट हुआ है, धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, इसलिए हम बोल रहे हैं धोखा हुआ है। बहुत सारी जगह क्वेश्चन लीक हुआ है, हम एग्जाम दे रहे थे, हम कहाँ से प्रूफ ला के देंगे? और उसके लिए कोई स्पेशल हमारे पास टीम है क्या कि हम लगा देंगे कहीं पर कि क्वेश्चन लीक होगा तो आप बताइएगा? ट्रस्ट का सवाल है सर। डीजे पे आंसर सुना गया सर, लड़कियाँ पेंसिल ले गई हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। किसने बताया ये सब जो सेंटर पे दूसरे बच्चे थे उन लोगों ने बताया यहीं पे आके कि उनके सेंटर यहाँ पे आए थे। हाँ, आए के बता के गए हैं और खुद चेयरमैन बताए हैं। चेयरमैन साहब ने खुद बताया, उनका वीडियो है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा कि इस पन्नी को कोई फाड़ नहीं सकता, ये इतना। वो तो देखा है। हाँ, तो फिर इसका जवाब सवाल ट्रस्ट पे उठ रहा है सर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी बोल करके आपको पूछा सवाल, इसलिए री एग्जाम चाहिए सर। ट्विटर पे 11:51 पे 12:35 हाँ 12:35 पे क्वेश्चन का हमने कितने लोगों को दिया गया, 12:51 की टाइमिंग के पे ट्विटर पे वायरल होता हुआ दिखता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं कि 1 बजे तक तो पेपर बहुत सही सुचारू रूप से चला, उसके बाद सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब उनके अपने ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। ट्विटर पे दिख रहा है, उससे पहले वो बोलते हैं 1 घंटे तक सही चला, उसके बाद गड़बड़ हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे जा रही है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है। तो ये मैटर जो है ना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसा नहीं होगा इसमें लीपापोती करने के लिए आप EOU की बॉडी को यूज़ करके और आप सब लीपापोती कर दोगे कि नहीं सब कुछ ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी CBI जैसी बॉडीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सारे फैक्ट को लाना पड़ेगा। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए इसमें कि जिस तरह का पेपर बनाया गया था, किसी को भी आप फ़ोन दीजिए, आधे घंटे के अंदर पूरे पेपर को सॉल्व किया। वही बात है, वही सब लोग कह रहे हैं। हाँ, कुछ नया जोड़ रहे हो तो बताएं। जोड़ना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट में ये मामला गया था कि एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया जाए फॉर्म को रीओपन करने के लिए। चेयरमैन सर का जवाब आया था उसमें कि हमने सेंटर को 10 दिन पहले ही सारा सिस्टम अपडेट कर दिया है, तो सेंटर का जितने भी नंबर ऑफ सीट है, कितने बच्चे आएंगे, उसको हमने क्वेश्चन पेपर भी उस हिसाब से अलॉटमेंट कर दिया है। सर आप ये समझिए कि पटना में, आपकी राजधानी में, आपके मतलब जो यहाँ पे ऑफिस है वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे आप क्वेश्चन अवेलेबल नहीं करवा पाए। ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, DM सर का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बोले हैं कि हाँ वहाँ पे क्वेश्चन की कमी हुई है, कुव्यवस्था थी वहाँ पे। बच्चों ने, जब बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला है तब बच्चों ने वहाँ पे, कोई भी, हम भी रहेंगे ना सर, 2 मिनट बाद हम लोग भी पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वो एक इशू बन जाता है सर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है सर कि चेयरमैन सर पहले तो बोलते कि हम 10 दिन पहले ही सेंटर पे इतना क्वेश्चन अलॉट करवा दिए हैं। तो सर जब वहाँ क्वेश्चन अलॉटमेंट ऑलरेडी हो रखा था तो बच्चों को टाइम पर क्वेश्चन कैसे नहीं मिला सर? एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा,
इस वजह से वहाँ बच्चे जो पैनिक किए, ये कह रहे कि बच्चों की वजह से सेंटर सुपरिटेंडेंट का हार्ट अटैक से डेथ हो गया है। हमको तो ऐसा लग रहा है सर कि सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं पता था कि यहाँ किस लेवल की धांधली हुई है। उनको जब पता चला वो खुद खौफ से, वो इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसकी ज़रूर एक CBI से जांच होनी चाहिए। ये आरोप हैं और मैं एक जो इनका फरमान आया है आयोग का वो पढ़ देता हूँ, उस पे हम बात कर लेते हैं कि आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में होता है, उसमें आयोग हस्तक्षेप नहीं करती। जो भी लॉजिस्टिक है वहाँ का, जो भी CCTV है, जो भी मैनेजमेंट है, उसमें आयोग का कोई लेना देना नहीं। बड़ा बात ये है, क्या कह रहे हैं? बड़ा बात यह है कि आयोग ये कह रहा है कि उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि आयोग ने ही 10 दिन पहले हाईकोर्ट में ये बताया है कि हम लोग क्वेश्चन भेज चुके हैं। मिसमैनेजमेंट का बात यहाँ आता है कि 288 बच्चा है, 192 क्वेश्चन पेपर ही हैं, तो बाकी क्वेश्चन पेपर गया कहाँ? अगर 273 जो भी है, आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है। तो बात है कि क्या वो क्वेश्चन पेपर हटाया गया या फिर दिया ही नहीं गया। इसमें उनका कहना है कि 12-12 के सेट में एग्ज़ाम पेपर थे, 273 12 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से कुछ पेपर उससे सील से बाहर निकले। तो कुछ पेपर और 50 प्लस पेपर में अंतर होता, 1-2 पेपर की बात रहता तो चलता। और आप जो पूछ रहे हैं कि सारे लोग का अलग अलग कंसर्न है, या हर विद्यार्थी और हर अभ्यर्थी अलग अलग कंसर्न के साथ री एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है। किसी का कंसर्न ये है कि उनके सेंटर पर मिसमैनेजमेंट हुआ है, किसी का कंसर्न ये है कि उनके सेंटर पर लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रहा था, आंसर बताया जा रहा था क्योंकि पेपर लीक था। किसी विद्यार्थी का कंसर्न है कि उनको पेपर बाद में दिया गया और टाइम से ले लिया गया। किसी विद्यार्थी का कंसर्न है कि उनका बायोमेट्रिक के कारण 15 मिनट एग्ज़ाम डिले हुआ है, उसका कौन हिसाब किताब लगाएगा। जबकि वो 11 बजे आपको सेंटर में अलाउ करते हैं आने का, 11 से 12 उनके पास प्रॉपर टाइम है जब वो इस तरह के काम को करवा सकते हैं, बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं, कई सारे काम हैं जो करवा सकते हैं। लेकिन वो ना करवा करके टाइम एग्ज़ाम के समय ही सारा काम करवा दिया गया। और कई सारे अन्य कंसर्न है जो जुड़ के यह बताता है कि मिसमैनेजमेंट का पूरा लीपा पोती इसमें किया गया है। यानी मिसमैनेजमेंट इस लेवल पर है कि छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्ज़ाम देने गए हैं या बच्चों के क्लासरूम में पढ़ाने गए हैं। तो आप लोग आयोग जो है अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है, आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और छात्र जो अपनी प्रतिक्रिया दिए, ये बात बापू परीक्षा परिषद का है जहाँ छात्र प्रतिक्रिया दिए, वहाँ क्या जो वहाँ प्रतिक्रिया नहीं मिला है वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? 34 सेंटर में सब कुछ ठीक चल रहा है, 36 सेंटर में तो नहीं ठीक चल रहा है। वहाँ की प्रतिक्रिया जब छात्र मेल के माध्यम से आयोग को बताते हैं तो आयोग उस मेल को पब्लिक नहीं करता है, लेकिन उस मेल को बताया जाता है जहाँ बताते हैं कि कुछ छात्र हमको बोल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कई सारी बातें। तो आयोग अपने स्तर पर पारदर्शी नहीं है, और जब अपारदर्शिता होती है तो कई सारे बहाने होते हैं और उसी में स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है। इनको क्रिमिनल बोला जा रहा है, इनको उपद्रवी बोला जा रहा है, इनको असामाजिक तत्व बोला जा रहा है। पहले ये तो बताइए कि आपका जो फुटेज जारी हुआ है, जो आपने फुटेज दिया है मीडिया में, क्या वो प्रॉपर सही फुटेज है? नहीं है। जहाँ से बच्चे निकले और क्यों निकले इसका फुटेज वो जारी नहीं करते हैं। तो समस्याएं कई सारी हैं और कई सारी समस्याओं के कारण सबको कन्फ्यूजन हो रहा है कि बच्चे का एक कॉमन डिमांड नहीं है, हर बच्चा बचपना जैसा क्वेश्चन कर रहा है, बता रहा है। नहीं, वो बता नहीं रहा, वो समझा रहा है कि हमारे सेंटर पर ये समस्याएँ हैं और इसके कारण हमको री एग्ज़ाम चाहिए। आपने बोला कि ओपन के लिए कि खुले हुए पेपर जो है 273 थे, पास आके कहेंगे इतना बच्चा माइक थोड़ी के दूर से ले लेगा। 273 जो था, जैसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है QR कोड आंसर के सामने में है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी कोडिंग किया हो। जैसे मान लीजिए रीजनिंग में होता ना कि पहले 10 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे है, अगले 10 क्वेश्चन के लिए कुछ और आगे हो सकता है, किसी जैसे आंसर B है और वो C के सामने में दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा कंसर्न है, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं या हम ये कंफर्म नहीं है, पर इसकी जांच तो हो सकती है ना सर। और चीज़ें हैं कि आपने बोला कि सर खुले हुए पेपर गए थे क्योंकि उसके 12 के मल्टीपल में नहीं था, लेकिन मेरा नहीं, आयोग का कहना है। मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ सर, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मतलब डैट मीन्स आयोग ने, ठीक है, कमीशन ने कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी हॉल हैं उसमें जिसमें जो है आधे लोगों को पेपर मिला, आधे लोगों को नहीं मिला, तो वहाँ पे उनका ये कौन सा लॉजिक काम करेगा सर? एक ये उसी हॉल उसी सेंटर पे बापू सभागार की बात, कुछ बच्चे का सेंटर होम सेंटर मिला है सर, किस बेसिस पे सर आयोग ने ये डिसाइड किया कि उनको होम सेंटर दिया जाएगा? मैं पूर्णिया से हूँ सर, पूर्णिया में ही पूर्णिया के बच्चों का पूर्णिया ही सेंटर पर है। मैंने उसका एडमिट कार्ड भी देखा सर,
सेम पूर्णिया में ही उसका सेंटर पड़ा। ये तमाम सवाल हैं जिनके शायद परसों, आज 25 हो गई है, शायद 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तो 25 हो गई, मतलब कल, अब 26 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जहां तक अभी जानकारी है आयोग की तरफ से। तो इन सभी सवालों को हम कोशिश करेंगे, अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, हमें आने को मिलता है, तो हम ये सारे सवाल उनसे पूछेंगे। और अब हम दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। एक सवाल, हाँ जो सर आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि आयोग, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है बाबू सभागार में, उसमें जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो वहाँ पे मिस मैनेजमेंट हुआ है तो उसके लिए उन्होंने वहाँ के डीएम पे कोई FIR किया है या नहीं किया है? जब परेशानी अगर उनकी, इस आरोप को भी उनसे पूछ लूँगा, बिल्कुल। बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 12,000 है, ठीक है सर। ऑन एवरेज हर सेंटर पे 523 बच्चे गए थे। वो 12,000 बच्चे तय सेंटर के बराबर है, अपने आप में वो 2-3 जिला है। मैं समझ गया, वो होगा क्या ना सर, वो मेरिट को ऊपर नीचे कर देगा। कि स्टूडेंट के साथ संवाद सर क्यों नहीं करना चाहते हैं? उन्होंने बोला था कि इस नॉर्मलाइजेशन के मैटर पे स्टूडेंट के साथ बात करेंगे तो वो सिर्फ टीचर से बात कर लिए और फिर स्टूडेंट्स को सर भूल क्यों गए? और ये पारदर्शिता बनाने रखने के लिए, विश्वास बनाने रखने के लिए स्टूडेंट से बात करना। उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन हमें लागू करना ही नहीं था, अगर हमें करना होता तो हम बात करते। बाकी टॉपिक पे भी अगर स्टूडेंट्स को वो एक बार संवाद कर लेते, बुला लेते, तो क्या ही चला जाता सर। जब शिक्षक को आप बुला रहे हैं तो स्टूडेंट्स और आयोग के बीच का मामला है, तो सर आयोग और स्टूडेंट्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व दोनों आपस में कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बना रहे हैं आयोग? वो शायद ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा है तो एक मंच पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पोलिंग तो हो सकती है ना सर? सर बहुत सारा पोलिंग तो हो सकती है ना? हुई हैं, पोलिंग वाली प्रैक्टिस इससे पहले हो चुकी हैं। ये ऐसा नहीं है कि नया कोई चीज़ हम लोग बता रहे हैं, उस प्रैक्टिस को आगे भी तो बढ़ाया जा सकता है। सर भैया बोलेंगे। एक आपसे भी बात करते हैं, इनके बाद आपसे बात करते हैं। एक चीज़ है कि हाँ सर, हम ठीक है। हमारा कहना है, आपने जो बापू सभागार में जो भी मिसमैनेजमेंट हुई, हमारा उसमें ये कहना है कि उसमें जो कर्मचारी लोग थे, ठीक है, क्या वो उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे गई? उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी? पहली बात। दूसरी बात कि हमें जानकारी जहाँ तक मिली है, मैं गलत भी हो तो हम तो छात्र हैं अपने लेवल से, जहाँ तक हमने जानकारी उठाई वो संविदा पे कर्मी थे, एक चीज़। दूसरी बात, घटना होने के बाद कुछ ही घंटों में या कुछ समय के बाद पता चला कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये व्यापम की पुनरावृत्ति नहीं है? कुछ स्टेट में व्यापम में हुई काफ़ी सारी घटनाएं हुई, बहुत काफ़ी सारी मौतें हुई, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? एक और चीज़, ये तो हुई हमारी जो भी सेंटर पे जो भी मिसमैनेजमेंट वाली बात हुई, ठीक है, जो स्टूडेंट अंदर चले गए उनके पास फ़ोन नहीं था, वो उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, ये तो बात हो गई। अभी री एग्ज़ाम के लिए हम लोग डटे हुए हैं, आज 8वां दिन हो गया है, अब नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या है, क्या करना है, कैसे बात करें या नहीं करें। तो एक पोल आप करवा लीजिए। आपके पूर्ववर्ती जो थे उन्होंने एक पोल कराया था, है ना, और अतुल सर ने जो भी कराया, और उनका सबसे लास्ट था कि काफ़ी मुश्किलों से हमने लाया है कश्ती या निकाल के, अब ये संभालना ये आप लोगों की जिम्मेवारी है ना। तो इसे आप रोड पे बैठने का जी शौक नहीं था। जी हाँ, सर, हमारे जो डिप्टी CM हैं तो है ना, सम्राट चौधरी हैं, तो बोले हैं कि आप लाइए, मतलब जो भी कमी हुआ है लाइए, हम 2 मिनट में उसको रद्द करा देंगे अगर जायज़ होगा तो। सबूत मांग रहे हैं। तो सर, एक भभुआ जिला का लड़का है, वो एग्ज़ाम देने गया है मोतिहारी जिला में। कोई सासाराम जिला का लड़का है, वो गया है भागलपुर में देने एग्ज़ाम। वो एग्जामिनेशन हॉल में गया, वो बाहर मोबाइल अपना बैग जो भी लेके गया है वो सब बाहर रख दिया। जब बाहर रख दिया, वो अंदर गया तो अंदर उसके साथ जो भी घटना घटी तो उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर वो कहाँ से सबूत देगा? जी, मेरी मुमकिन है कि कल उनसे मुलाकात होगी तो मैं पूछ लूँगा आपको। सबूत कहाँ से देगा सर? वो तो बताएगा, आप मौखिक की बता सकते हैं, मौखिक की बता सकते हैं कि हमारे क्या कह रहे हैं। इसमें एक SOP क्लासरूम में CCTV की आयोग व्यवस्था करती है, तो जहाँ पे इस तरह के एलिगेशन लगाए गए उनकी CCTV जारी करे आयोग। सर, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर। आपने बोला कि मेरी जो भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं सारे CCTV के अंदर में है, तो आप ये करो, आप नहीं सर, आप एक ऐसा जांच कमेटी को दे दो CBI को, और वो सारा CCTV फुटेज का वो पहले अपना सर्विलेंस कर ले, देख ले, फिर जो हम लोग एलिगेशन लगा रहे उसको अगर वो देख लेते हैं, CCTV पब्लिक करके क्लेरिफाई कर दें। क्या जोड़ रहे हैं?
अभी अभी 22 तारीख को सर देख लीजिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों में से बहुत 50% स्टूडेंट अभी सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं 22 तारीख को। कहीं से भी किसी भी तरीके की अनियमितता की बात नहीं आई है। हम लोग ही स्टूडेंट थे, हम लोग एग्ज़ाम देने गए, लेकिन कहीं से भी किसी तरीके की अनियमितता नहीं आई। इससे ये पता चलता है कि जो सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम बीएसएससी ने करवाया वो अच्छे तरीके से करवाया और बीपीएससी पूरी तरीके से सफल साबित हुई है। हाँ प्लीज़ बताएं। थोड़ा टाइम लाइन को आप भी समझिएगा। 6 तारीख को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध एक आंदोलन किए थे चेयरमैन के खिलाफ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिए। तो उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर लेटर नहीं जारी करके मतलब डीएम को नोटिस जारी कर रहे हैं कि कल बच्चा सब प्रदर्शन के लिए आ रहा है यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी जो लगाना है लगाया जाए, लेकिन वो नोटिस नहीं दिए। जब हम लोग यहाँ आके आंदोलन किए तो शाम में एक नोटिस देते हैं कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हम 13 तारीख को लेंगे। तो मान लीजिए 6 तारीख हो रहा है और 13 तारीख को एग्ज़ाम ले रहे हैं वो। हम लोग को 7 दिन का टाइम मिला। हम लोग मेंटली थोड़ा सा टॉर्चर था, परेशान थे, तो हम लोग सर से बोल रहे थे कि सर आप हमको 1 सप्ताह का टाइम एक्सटेंड कर दीजिए डेट, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देंगे लेके। और ये केस हाई कोर्ट में भी गया, तो हाई कोर्ट में ये रिटर्न है, उसने वहाँ स्टेटमेंट दिया लेके कि हम क्वेश्चन सारे सेंटर पे पहुँचा दिए हैं। जब क्वेश्चन सारे सेंटर पे पहुँचा दिए हैं तो हम डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने डेट जो जारी किए हुए थे पहले उसके हिसाब से एग्ज़ाम ले लिए। ठीक है, हमने 13 को एग्ज़ाम दे दिया। 13 को जब हम एग्ज़ाम दे दिया तो फिर क्या हो गया, मान लीजिए वहाँ से वो उनके मिसमैनेजमेंट के कारण बापू एग्ज़ाम सेंटर से पेपर लीक हो गया। अब पेपर जब लीक हो गया तो वो उनका जिम्मेवारी है। अब मान लीजिए आप वो 4 तारीख को एग्ज़ाम ले रहे हैं, 4 तारीख को ले रहे, 13 को एग्ज़ाम हुआ, फिर वो 4 को ले रहे, तो उस बच्चा को तो 21 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो बात हो गई, वो बात जोड़ी है इन्होंने बताया। एक लाइन उनको 21 दिन मिल रहा। हम लोग इधर 7 दिन मांग रहे तो टाइम नहीं दिए लेके, उनको 21 दिन टाइम लेके दे रहे हैं, तो फिर ये कहाँ से इक्वल होगा सर? ये सवाल आप पूछिएगा। हम बोल रहे हैं सर कि आयोग ये मान रही है कि प्रशासन से कुछ ना कुछ गलती हुआ है, ठीक है, इसके लिए, और बोल रही है कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन आप नहीं कीजिएगा। हम लोग सोच के गए थे जिस प्रकार से 69वीं में क्वेश्चन आया था उस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल रहेगा। आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप क्वेश्चन इसी टाइप का जिस प्रकार से लेवल इसमें था उसी प्रकार से आप रखिएगा। आप जो माइंड में कप है लड़कों लोग का वही माइंड में कप होगा कि अब क्वेश्चन ईजी आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रिजल्ट हो सकता है। ये देखिए दैनिक भास्कर का पेपर का है, ये खगड़िया का न्यूज़ है। ये देखिए ये पेपर का है, प्रिंट मीडिया का। एक चीज़ सर्किट हाउस में नहीं देख चुके हैं। एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ जो लड़के बैठे हैं वो क्वेश्चन आसान है या टफ है ऐसा नहीं, सबसे बड़ी बात है पूरा प्रोसेस ही डाउटफुल हो गया है, संदिग्ध हो गए। हम लोग अविश्वास में परीक्षा दे के भी खूब अच्छा नंबर ला के भी अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहे हैं कि हम अविश्वास में रह करके ऐसे परीक्षा को कैसे पास करेंगे। सबको लग रहा है कि अगर मान ले पीटी हो भी गया तो मेंस जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस ही डाउटफुल है, बस इसीलिए लोग बैठे हैं और चेयरमैन से बस इसी ऐसा तो नहीं है कि पहला एग्जाम हम लोग दे रहे हैं बीपीएससी का। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम ही जो है यूपी पीसीएस भरते हैं, यूपीएससी भरते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस भरते हैं और भी अन्य जगहों को भरते हैं। इन्हीं से हम ही सब बच्चे रहते हैं और भी अलग स्टेट के बच्चे आते हैं। आज तक किसी भी आयोग पे उंगली बच्चों ने क्यों नहीं उठाया? हाँ प्लीज़ बताएं कौन? हाँ और फिर नहीं बोलेंगे फिर। देखिए एक आदमी है यहाँ पे, कवर कीजिएगा, एक आदमी है यहाँ पे जो पिछले बार बिहार पुलिस की वैकेंसी को उसने पेपर लीक कराया, संजीव मुखिया नाम है। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक कराया। ये दोनों एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो लीक हुआ और फिर रद्द भी हुआ और पुनर्एग्ज़ाम हुआ, फिर से एग्ज़ाम हुआ। ये संजीव मुखिया ने नीट का भी पेपर लीक कराया। ईओयू बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि उसके बेटे डॉक्टर शिवा ने उसका पेपर बजाते गुजरात से आ रहा था पटना, बीच में ट्रांसपोर्ट वाले को सेट किया और उड़ा दिया और कटर से काट के फिर उसको सील भी कर दिया। अब देखिए ये जो संजीव मुखिया है सर, ये अभी भी बाहर घूम रहा है। हम लोगों को क्या, बहुत लोगों को संदेह है, यहाँ के जो ज़्यादा जानकार हैं, आईपीएस जो एक्स आईपीएस हैं अमिताभ दास ने भी बोला था, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले उन्होंने बोला था कि संजीव मुखिया पे मुझे संदेह है, वो बाहर है, वो किसी भी तरीके के अनियमितता में शामिल हो सकता है। इनको भी स्पष्ट करना चाहिए ना कि संजीव मुखिया कहाँ है। 3 क्वेश्चन पेपर लीक में शामिल बिहार का सबसे बड़ा माफिया, वो पुलिस के पकड़ से बाहर क्यों है सर? हाँ आप हाँ प्लीज़ आगे आ जाए।
अगर स्टूडेंट से सबूत मांगा जाएगा, अगर हम स्टूडेंट्स अगर सबूत देने लगे तो आपकी जांच एजेंसियां जो हमारे टैक्स के पैसे की सैलरी ले रही है वो क्या घर पे सोएगी? हम गवाह बन सकते हैं, हम प्रत्यक्षदर्शी बन सकते हैं, हम आपको आके बता सकते हैं कि भैया वहाँ पे ऐसा हुआ है, हम गवाह बन सकते हैं। सबूत ढूंढना मेरा काम नहीं है, सबूत ढूंढना आपका काम है। ये क्वेश्चन आप आयोग से पूछिएगा, हम एलिगेशन लगाएंगे, आप उसको क्लेरिफाई करके दीजिए। सर एक बात, आपकी प्रशासन की गलती है और आपने गलती किया। हम लोग अगर टाइम मैनेजमेंट के कारण मात्र 0.5 नंबर से कम रहते हैं तो हमको प्री का सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपकी गलती हुई है, आपके चलते हम क्यों भुगते, हम दोबारा क्यों एग्ज़ाम दें? लीजिए तो सबका लीजिए, री एग्ज़ाम लीजिए, यही हम लोग का मांग है। केवल री एग्ज़ाम से हम लोग मानेंगे नहीं तो धरना पे बैठे रहेंगे। हाँ प्लीज़ बोले। 11 बज के अगर आपका 10 सेकेंड भी ज़्यादा हो गया ना सर तो आपको एंट्री नहीं मिलता है सर। मेरा एक दोस्त जिसका कि मतलब बक्सर से अररिया सेंटर दिया, वो 11 बज के जैसे वह क्लोज हो गया और वो पहुँचते पहुँचते उसको बोल रहा है कि सर 30 सेकेंड हुए, बोला नॉट अलाउड। आप सर बोल रहे हो और बच्चे को आपने 12:30 बजे तक पेपर नहीं दिया है सर, तो वो बच्चा कोई भी रहेगा सर पैनिक होगा सर, क्योंकि उसकी लाइफ की बात है, वो सालों साल मेहनत करता है सर। ये आपकी नाकाम। उसमें चेयरमैन सर ने इतने आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने थे कि 10-15 मिनट का देरी हुआ था टेक्निकल रीज़न से। सर अगर एक बच्चा अगर ये बता रहे हैं कि जो भी इनके दोस्त का एग्ज़ाम छूटा, अगर हम 1 मिनट लेट होते हैं तो हमारा तो पूरा साल चला जाता है। तो फिर आप जो 15 मिनट 20 मिनट करके लेट किए तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, फिर से कंडक्ट करवाओ। हमें हर जाना भुगतना पड़ता है ना अपने 1 साल के रूप में, तो आप भी भुगतिए। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हमारी अकाउंटेबिलिटी तो हो जाती है कि हम 1 मिनट लेट हुए हैं, हमारा परीक्षा गया क्योंकि हम रूल के अकॉर्डिंग पहुँच नहीं पाए, तो वो हम पेनलाइज्ड हो गए कि हम नहीं दे सकते हैं। तो वो अपना अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करेंगे? बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब ये सारे सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। हाँ कुछ जोड़ना है आपको? 67, 68 और 69 में क्या करते हैं, OMR भरने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। इस बार लगभग मैक्सिमम सेंटर पे ऐसा हुआ है कि 12 बजे के बाद पेपर मिला है। जब इन्विजिलेटर को बोले कि क्या कहते हैं हम लोग तो पहली बार एग्जाम नहीं देते हैं, तो बोला कि आप लोग कब क्या दिए और नहीं दिए उससे कोई मतलब नहीं है, जब हम लोग को देने का ऑर्डर तभी देंगे। दूसरी बात, किसने बोला? इन्विजिलेटर बोले हैं। और हमारे सेंटर पर क्या कहते हैं, हॉल में 72 स्टूडेंट का कैपेसिटी था, उस पर एक भी बल्ब नहीं था, कहने पर 2 बल्ब लगाए एक साइड में, पूरा रूम डार्क था, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट था। बापू परिसर में क्या कहते हैं 12,000 स्टूडेंट का कैपेसिटी था। बहुत सारा सेंटर में क्या होता है, वो हर सेंटर में 40% या 30% का स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं। बापू परिसर में क्या कहते हैं 12,000 का कैपेसिटी था, अगर 40% क्या कहते हैं एब्सेंट होते हैं तो लगभग 7200 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और 30% एब्सेंट होंगे तो 84 के आसपास स्टूडेंट थे। तो क्वेश्चन बांटने के बाद फिर भी तो क्वेश्चन पेपर बांट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उससे एग्जाम ले सकते थे, तो वो जो पेपर घटा वो पेपर बाहर कहाँ गया? क्या दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर गया था? तो वो पेपर कहाँ गया? बस ये तमाम आरोप जो भी आप बता रहे हैं, मैं बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आयोग से पूछने की जब पीसी होगी उनसे। मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग 6-7 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे? 8वां दिन है। 8वां दिन है। रात कैसी गुजरती है आप लोगों की? सर ये पूरा जो जगह है आपको पता है कि नाला है और पीछे लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है लेटने की, क्योंकि जब मैं आया तो सभी लोग लेटे हुए थे, आप लोग बाहर खड़े थे। हाँ, हम लोग बाहर इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना मच्छर काटता है, और नीचे आपको पता ही है वो है, रोड है, ये सड़क है, यहाँ पे सो नहीं सकते हैं आप, पीठ में दर्द होता है और मच्छर भी काटता है, और ठंड भी कितनी है आपको पता ही है। कुछ भी व्यवस्था नहीं, आप पीछे देखेंगे दिन में तो कचरा से पूरा भरा हुआ है पीछे। हाँ, यहाँ पे मतलब व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। लाइट भी देख रहे होंगे आप, लाइट भी नहीं जल रही है यहाँ पे। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती है? ये हम लोग अपने स्तर पर या बाहर से बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, वो खाना भेजते हैं, हम लोग खाते हैं, या फिर हम लोग आपस में ही मिल बांट के पैसा एकत्र करके खाना मंगवाते हैं। जो अभी आप देखेंगे पूड़ी और सब्जी आया है, ये कोई ऐसा खाना नहीं। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो भाई मस्ती चल रहा है, यहाँ तो गाना चल रहा है, यहाँ तो लोग आराम से सो रहे हैं। तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा और उनको एक बेड उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा कि वो अब आराम से आके यहाँ सो के दिखा दें। जिस तरह का स्थिति यहाँ है ना, नरकीय स्थिति है। और जो स्वर्ग और नरक की अवधारणा की बात करते हैं ना, तो स्वर्ग कहीं और होगा उनके रूम में, नरक यही है जो गर्दनी बाग के बच्चे अभी झेल रहे हैं। बच्चों का भविष्य नरक। यहाँ पे हमारे साथी अभी कुछ आराम कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि हम सभी लोग एक साथ आराम कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े रहते हैं तो वो लोग आराम करते हैं, तो हम लोग यहाँ कीर्तन भजन अपना जो भी होता है अपना बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, आपके किसी भजन से ही हम अपनी बातचीत का एंड करते हैं। हाँ,
कौन भजन सुनाएगा? आइए, नहीं अब भजन से एंड करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। चलिए सर, बात ये है ना कि बीपीएससी से हमको अब आशा रहा नहीं, ठीक है। वो अपना मनमानी कर रहा है, हम लोग को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम उपद्रवी हैं, ये हैं। सर, हम आपके माध्यम से एक स्टेटमेंट है मेरा, थोड़ा सा इमोशनल भी है, लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो हेड हैं, मुखिया हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपके राज्य में आपके बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को असमानता का शिकार, और उनको है सो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अनसंड आरोप लगा जा रहा है जो निराधार है, ठीक है। आप हमारी बात को सुनिए और हमारी बात जो भी है, हमारे जो भी कंसर्न हैं उनको सुनिए सर। माननीय नीतीश जी, आपसे रिक्वेस्ट है और ललन टॉप के माध्यम से आप, मेरा रिक्वेस्ट है, और आप भी हैं सो हमारी बात उन तक पहुंचाइए। सुनिए, हमारी बात को सुनिए, हमारे बारे में एक स्टेटमेंट कुछ भी दीजिए सर। हम आपसे बहुत आशा लगा के बैठे हुए हैं। हमको बीपीएससी से एक पैसे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट आयोग होती जा रही है। तो अब कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे उम्मीद बंधे। अब कौन सुनाएगा? लता मंगेशकर जैसा सुना दे। भोसले की आवाज हम सुना देंगे। आ जाइए, आगे आ जाइए। आप ही की ज़रूरत है यहाँ पे, मनोबल बढ़ा रहे लोगों का। आराम से बैठ जाइए। चलिए, चूँकि सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं और गांधी जी हमेशा प्रासंगिक हैं और हमेशा रहेंगे। ये जो कुछ बोलते हैं कि गांधी जी अप्रासंगिक हो गए हैं, कभी नहीं होंगे। गांधी जी अप्रासंगिक कभी नहीं होंगे, होंगे तो हमेशा प्रासंगिक ही। उनका एक सब जुड़ेंगे ना आपके साथ में? पता नहीं, पूछ लीजिए अपने दोस्तों से भाई, जुड़िएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी नोट पर हम अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं और इस वादे के साथ ख़त्म करते हैं कि इन सवालों को जो भी ज़रूरी लोग हैं, जो भी कंसर्न पर्सन हैं, उनसे पूछे जाएंगे। अपनी हम पूरी कोशिश करेंगे और उन जवाबों को इन लोगों तक लाने की कोशिश करेंगे। जो भी अपडेट होगा वो लगातार आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।